नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मिडवाइफरी टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और आप सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि हमने आपको कल ही बता दिए थे कि आप लोगों का नया जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने वाले, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग लगभग एक टॉपिक का देखेंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें आने की ज़्यादा चांसेज है। साथ ही जो पूछा गया है बीटीएससी एएनएम में, उसका भी हम जिक्र करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और जो कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है आपको इस महीना में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा आपको तैयारी करने का। वैकेंसी तो आएंगे ही आएंगे, जब इतने सारे पेपर में लगातार देते आ रहे हैं कि अक्टूबर में हम प्रोसेस शुरू करेंगे, तो वैकेंसी का अब आप लोगों को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आपको ज़रूरत है तो अपनी तैयारी को बेहतर करने का, क्योंकि वही आपको रिजल्ट दिला सकता है। वैकेंसी तो आ ही जाएगा और जिसको होना रहेगा उसको होगा ही, लेकिन आपको क्या उसमें सिलेक्शन मिलेगा, इसके लिए आपको तो तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आप उतने कॉन्फिडेंट या बिना पढ़े तो कोई उतना कॉन्फिडेंट होते नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा वो ज्वाइन करेगा, और जो भी क्लासेस कर रहे हैं उसको सारा ये नोट्स मिल चुका है, और भी जो नोट्स है वो भी मिल चुके हैं। टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपको स्टार्ट होंगे, ग्रुप डिस्कशन होंगे, सारे कुछ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है कि फुनिस का मतलब क्या होता है। तो फुनिस का मतलब जैसे कि आपको ऑप्शन में दिया है यूरिथ्रा या यूटेराइन या एम्बलाइकल कार्ड या अन्य। तो फुनिस का जो मतलब होता है ये यूरिथ्रा होता है। क्या होता है? यूरिथ्रा होता है। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होंगे वहाँ पर हम आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे भी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब कि शानदार क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत में माँ की मृत्यु दर का महत्वपूर्ण या अत्यधिक प्रभावित करता है। ऐसा कौन सा कारक है जो माँ के मृत्यु दर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि दिया गया है ऑप्शन में कि एनीमिया, टॉक्सीमिया, संक्रमक या हैमरेज, टॉक्सिन या एमनिया। तो कौन सा ऐसा संक्रमण है जो माँ के मृत्यु दर को सर्वाधिक या सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो वो क्या है? हैमरेज। क्या होता है? हैमरेज होता है। एक और आपसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि महिलाओं में जब गर्भधारण करते हैं तो उसके मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण क्या है। जैसे उसमें रहेगा हैमरेज, एनीमिया, संक्रमण, स्तन कैंसर। तो आप उसको क्या आंसर करिएगा? तो आप सबको पता है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा मृत्यु का कारण बना हुआ है अभी के सिनारियों में। तो उसके बारे में और डिटेल्स जहाँ पर क्वेश्चन आएंगे उस पर हम लोग और भी बहुत सारा चर्चाएं करेंगे भी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि अम्बिलिकल कार्ड की लंबाई होती है। कितना लंबाई होता है अम्बिलिकल कार्ड का, इसके बारे में हम एक बार चर्चा भी किए हुए थे। तो इसकी लंबाई जैसे 75 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो अम्बिलिकल कार्ड की जो लंबाई होते हैं वो 50 सेंटीमीटर होते हैं। कितना होते हैं? 50 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु एक्सरे में दर्शाता है। जैसे कि गर्भ धारण किए रहते हैं कोई भी महिला, तो उसमें एक्सरे के माध्यम से ही पता चलता है, और कितने महीने में जाकर भ्रूण की हृदय गति दर मापा जाता है। ये आपका बीटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 जनवरी को पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट 5 जनवरी 2024 को। तो कितने महीने बाद जब बच्चा गर्भ में रहते हैं तो उसका जो हृदय का जो गति है वो सुनाई देने लगता है। तो ये क्वेश्चन हम एक बार आपको करवाए थे, क्योंकि हमने मिडवाइफरी का भी कुछ क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं।
तो हमने वहाँ पर बताए थे कि 6th मंथ में सुनाई देने लगते हैं। तो ये आपको बीटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जहाँ पर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन का आएगा वहाँ पर हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है और वो भी नोट्स से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप हमसे पढ़ के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम निकालने की जो गारंटी है वो हम लेंगे, निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। कह रहे हैं कि गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु एक्सरे में क्या दर्शाता है? मॉन्स्टर को या बुद्धि स्थिति को या हाइपरफ्लैक्शन ऑफ स्पाइन को या हाइड्रोसिफिलिक को? तो क्या चीज़ को मतलब कि इंडिकेट करता है? जैसे कोई चीज़ का इंडिकेशन होता है ना, जैसे क्या कि मतलब कि रोड पे आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा रोड पे है या सड़क पे कहीं पर ऐसे आपको एरो का चिन्ह बना हुआ था, रेड कलर से लिखा रहता है, तो कुछ खतरा का निशान होता है। तो उसी तरीके से बहुत सारा इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि रोड है तो इस तरीके से उसका इंडिकेशन है, पुल बना हुआ है तो ऐसे ऐसे रहता है। इस तरीके से बहुत सारा इंडिकेशन होता है, मतलब उसको सूचित किया जाता है। तो वही कह रहा है कि जब गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु हो जाता है तो वो एक्सरे में कैसे दर्शाता है? तो कैसे दर्शाया जाता है उसमें? तो हाइपरफ्लैक्शन ऑफ स्पाइन के जरिए। कैसे? तो हाइपरफ्लैक्शन ऑफ स्पाइन अगर एक्सरे में प्रदर्शित होता है तो पता चल जाता है कि शिशु की मृत्यु हो चुकी है गर्भ के अंदर ही, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यदि पूछे जाने वाला टॉपिक कहिएगा तो मिडवाइफरी है। थोड़ा सा इसको पढ़ने में इंटरेस्ट जगाइए, हम उतने आसान में उतने क्लियरिटी के साथ आपको समझाएंगे कि आपको रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अभी बता रहे फिर कभी रिवाइज करवाएंगे, एक बार और थोड़ा क्वेश्चन हुआ था, तो इस तरीके से हम आपको रिपीटेशन भी करते रहेंगे कि आपको रटने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जितना हम आपको क्लास में करवाए वो आपको सारे एग्ज़ाम तक माइंड में रहे, उस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे और पूरी समझाते हुए सारा ऑप्शन को, सारा क्वेश्चन को समझाते हुए भी आगे बढ़ेंगे। भले एक दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना आपको पूरे क्लियरेंस से होगा। अब एक दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया और उसमें से 5 भी याद नहीं रहा तो ऐसे क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा। मेन तो वो है कि आप जितना पढ़िएगा वो आप एग्ज़ाम में बना कर कितना आते हैं, वो आपको मेन फैक्टर है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको वहाँ से लेना है। तो इसलिए आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे कि इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि लियोटिनाइसिंग हार्मोन में सहायक है। आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारा हार्मोन है, हड्डी में भी हार्मोन रहता है, बहुत सारा हमारे बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन रहते हैं। तो वही कह रहा है कि लियोटिनाइसिंग जो हार्मोन है वो क्या चीज़ में सहायक होते हैं? तो जैसे कि इसमें हमने आपको बताए थे कि माँ के दूध में कौन सा हार्मोन होता है, वो भी हमने आपको बताए हुए हैं। नामक एक हार्मोन होता है। उसके बाद इसमें है कि लियोटिनाइसिंग हार्मोन सहायक है। किस में सहायक होता है? माँ के दूध को स्रावित करने में, इसमें तो होगा नहीं। ओवम को परिपक्व बनाने में या कार्पस ल्यूटियम को बनाने में या ग्राफिक फॉलिकल को बनाने में। तो लियोटाइसिंग जो हार्मोन होते हैं वो किस में सहायक होता है? तो ओवम को परिपक्व बनाने में। क्या चीज़ में? तो ओवम को परिपक्व बनाने में लियोटिनाइसिंग हार्मोन सहायक होता है, उसमें हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और माँ के दूध में जैसे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं, किस तरीके से मतलब कि स्तनपान करवाए जाते हैं, वो हमने आपको बताए हुए हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जब हम क्लास ले रहे थे तो उसमें हमने आपको बहुत डिटेल्स में आपको बताए थे। वहाँ पर हमने आपको थ्योरी में लिख कर भी दिए थे कि WHO का क्या गाइडलाइंस था। WHO ने स्तनपान को लेकर, माँ के दूध को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं, कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तो वो सब आप क्लास, यदि जिसका छूट गया है वो क्लास ज्वाइन करिएगा तो वो सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि मासिक धर्म कितने दिनों पर होता है?
ये आपको पता है कि सभी युवती में क्या होते हैं, मासिक धर्म होते हैं, लेकिन कितने दिनों पर होते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया गया है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि इसमें 28 दिया है, 28 दिन, 3 से 5 दिन, 5 से 6, 30 दिन। तो एवरेज हम लोग मंथली मासिक धर्म माना जाता है, मंथली पे एक मंथ, तो मंथली को 28 दिन में काउंट करते हैं। अब आप लोग 28 दिन में जियो वाले महीना मत पकड़ लीजिएगा कि जियो वाला 28 दिन होता है तो सारा महीना 28 का ही होता है, मतलब एवरेज मान के चलते हैं 28 दिन, ठीक ना। तो मासिक धर्म जनरली कितने दिनों पर होते हैं, तो 28 दिनों पे, ठीक है। इससे बचाव मतलब कि इसको अच्छे से, मतलब कि कोई इन्फेक्शन ना हो, वो सारे क्या सब यूज करना चाहिए, वो सब हम आपको एक क्लास में पूरी डिटेल्स में बता देंगे। अगला है कि वाइनोविलर ट्विंस का विकास होता है। वाइनोविलर ट्विंस के बारे में हम जब आपको प्लेसेंटा वाला जो थ्योरी का क्लास ले रहे थे, तो वहाँ पर इसका फिगर भी दिखाए थे, वहाँ पर उसकी डिटेल्स बताए हुए भी, यहाँ पर भी हम आपको पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। कह रहा है कि वाइनोविलर ट्विंस का विकास कहाँ पर होता है, मतलब कि होता है कैसे, मतलब 2 ओवम और 2 शुक्राणु में, या 1 ओवम 2 शुक्राणु में, 2 ओवम या 1 शुक्राणु में, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाइनोविलर जो ट्विंस होता है ना, उसका विकास 2 ओवम और 2 शुक्राणुओं में होता है। कहाँ पे होता है, तो 2 ओवम और 2 शुक्राणु में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ईडीडी कह रहा है कि ईडीडी का तात्पर्य क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ईडीडी के बारे में, इसका कि फुल फॉर्म भी आपको बताते हैं, साथ ही इससे क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं पूरी डिटेल्स में। ईडीडी का फुल फॉर्म और इसका तात्पर्य आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट जानते भी होंगे। ई से होता है एक्सपेक्टेड, क्या होता है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है हिंदी में, संभावित। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब क्या, प्रस्तुति की अपेक्षित तिथि, या और भी आसान भाषा में समझ सकते हैं तो बच्चा, मतलब कि बच्चे के जो जन्म लेने की संभावित जो तिथि है वो, जैसे ऑप्शन में आप क्या दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड, इसे एक्सपेक्टेड मतलब संभावित, डेट मतलब तिथि, ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी मतलब क्या, प्रसव कह लीजिए, प्रसूति कह लीजिए, या बच्चा होने की जो संभावित तिथि है वो कह लीजिए, ये भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है कि प्रसव की संभावित तिथि, उसके बाद है प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भ अवस्था की अवधि, प्रसव पश्चात देखभाल, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ क्या है, डिलीवरी मतलब क्या, प्रसव की संभावित तिथि। तो ये इसका मतलब अर्थ होता है, और इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बता दिए। अब ईडीडी से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो अब बता सकते हैं, यदि आपसे पूछेगा कि एवरेज मतलब कि नॉर्मली ईडीडी का संभावित कितने महीना में होते हैं, मतलब आपसे वो पूछ रहा है कि प्रसव संभावित कितने महीने में होते हैं, तो ये आपको पता है कि 9 महीने में होता है जनरली। तो कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे, आप उसका अर्थ समझे रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें आ जाएगा। अब ईडीडी का मतलब समझ गए, तब इसके बारे में तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं, वो इसके बारे में आप लोग और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानते हैं। इसका सिर्फ आप लोगों को समझाना था, तो ईडीडी का अर्थ समझाना था, वो हम आपको समझा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब इसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, अब उसको फोड़ के आइएगा अब आप लोग एग्ज़ाम में। इस तरीके से जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होंगे वहाँ पर पूरी आपको थ्योरी पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होता है वहाँ पर लिख कर थ्योरी हम आपके जो ग्रुप है क्लास वाला उसमें दे देते हैं। आपको बहुत सारा वो थ्योरी वाला जो नोट्स है वो भी मिला हुआ है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, वो डे बाय डे क्लास के अनुसार मिलते रहते हैं। अगला है कि कोरियोनिक गोनेडोट्रॉफिन उत्पन्न होता है। कोरियोनिक गोनेडोट्रॉफिक उत्पन्न कहाँ होता है, ओवरी में, गर्भाशय में, या साइटोट्रोफोब्लास्ट में, या थायराइड ग्रंथि में। तो कोरियोनिक जो गोनेट्रॉफिन उत्पन्न होता है वो कहाँ होते हैं,
तो ये आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव संबंधित संकटावस्था के लिए एक उदाहरण है। जब प्रसव का समय आता है, प्रसव क्या होता है अब आपको बता दिए, जो डिलीवरी का जो समय होता है उसको प्रसव कहते हैं। जब मतलब कि बच्चा होने वाला रहता है वो प्रसव की मतलब कि समय होते हैं। तो वही कह रहा है कि उससे संबंधित, प्रसव से संबंधित संकट अवस्था क्या हो सकता है, उसका उदाहरण आप बताना है आपको एक। जैसे क्या, गर्भाशय में सूजन आ जाना, ये प्रसव से संबंधित संकट है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, या प्रातः वमन होना, या गर्भाशय का फट जाना, या गर्भाशय में एनीमिया हो जाना। तो आपको क्या लगता है कि प्रसव संबंधित संकट का अवस्था मतलब दिक्कत नहीं कर रहा है, करें कि उसमें संकट का क्या चीज़ होने पर हो सकता है? तो ये क्या होता है, यदि गर्भाशय फट जाएगा तो प्रसव संबंधित क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा संकट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कहाँ होता है, गर्भाशय में ही रहते हैं। अगर वही फट जाएगा तो वो प्रसव संबंधित तो संकट अवस्था आ ही गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आपको इस टॉपिक में हम आपको उतना बर्डन नहीं लगने देंगे, क्योंकि आप सबको यही टॉपिक भारी लगता है। इस टॉपिक में एक एक चीज़ हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप चीज़ों को समझें ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक एग्ज़ाम तक आपके माइंड में रहे। क्योंकि रटा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन समझा हुआ आप जल्दी नहीं भूलिएगा। अगला है कि मासिक धर्म के साथ ज़्यादा दर्द है, मतलब मासिक धर्म के साथ ज़्यादा दर्द और कहाँ कैसे होता है, मतलब कि कहाँ होता है, मीनोपॉज में, या मीनोरेजिया में, या एमेनोरिया में, या डिस्मीनोरिया में। तो मासिक धर्म के साथ जो ज़्यादा दर्द होता है, ये सब क्वेश्चन आपको आता भी होगा आप सबको। तो ये कहाँ होते हैं ज़्यादातर? तो डिस्मीनोरिया में होता है। कहाँ होता है? तो ज़्यादा दर्द मतलब कि मासिक धर्म के साथ डिस्मीनोरिया में ज़्यादा दर्द होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, होगा तो 25 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। अगला है कि सिफिलिस का कीटाणु, सिफिलिस का जो कीटाणु है वो कहाँ होते हैं? ई कोलाई में, या ट्रेपोनीमा पैलिडियम में, या विब्रोया में। तो कहाँ पर होते हैं? तो ये कीटाणु ट्रिपोनीमा पैलिडियम में होता है। कहाँ होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस सब में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। अगला कह रहा है कि सामान्य FHS कितना मिनट में होता है? कह रहा है कि समान FHS कितना मिनट में होता है, मतलब कि कैसे होता है, कितना से कितना मिनट पर होता है, ये आपको बताना है। FSH के बारे में भी डिटेल्स में बता दें आप लोगों को। चलिए डिटेल्स में चर्चा करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कम ही होंगे लेकिन आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो FHS के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले FHS के बारे में बता देते हैं कि FHS होता क्या है। FHS इसका प्रमुख जो कार्य है वो है बच्चों में यौन विकास एवं वयस्कों में प्रजनन क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चा में क्या, तो यौन का विकास करने में, और वयस्कों में क्या है, प्रजनन क्षमता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही FHS मासिक चक्र को भी नियंत्रित करता है। क्या क्या कार्य है इसका? तो इसका लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। जो सब क्लास ज्वाइन किए हैं उसको वीडियो के साथ साथ वो नोट्स भी मिल जाएगा। FHS हो गया, इससे पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन और डिटेल्स में बताए थे, जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन बताए थे ना कि आपको जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि EDD के बारे में और FHS। तो ये दोनों का आपका नोट्स थ्योरी टर्म में मिल जाएगा।
तो FHS क्या होता है? तो ये बच्चों में यौन विकास करता है एवं वयस्क में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। प्रजनन मतलब कि बच्चों को जो जन्म देता है उस क्षमता को क्या करता है? बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही मासिक धर्म को भी नियंत्रित FHS ही करता है। ठीक है, तो ये मतलब कह रहा है कि कितना से कितना पर मिनट होते हैं। तो इसका टाइमिंग की हम बात करें तो वो कितना होते हैं? तो 120 से 140 पर मिनट होते हैं। कितना? 120 से 140 पर मिनट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 8वें सप्ताह से अधिक रक्त संवहन के कारण, 8वें सप्ताह से जो अधिक, यदि 8वें सप्ताह में जाकर अगर अधिक रक्त का संवहन हो गया तो उसके कारण योनि मार्ग के जो लैटरल फॉर्निसेस में बढ़ी हुई जो धड़कन महसूस की जा सकती है उसको क्या कहते हैं? जैसे कि ओसिएंडर चिन्ह या गुडेल्स चिन्ह या जैक्वियर चिन्ह या हाइगर चिन्ह। तो उसको किस चिन्ह के नाम से हम जानते हैं? तो उसे हम लोग ओसिएंडर चिन्ह के नाम से जानते हैं। क्या, कौन से नाम से? तो ओसिएंडर चिन्ह के नाम से जो बढ़ी हुई धड़कन महसूस की जाती है उसको ओसिएंडर चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीवरी की संभावित तिथि। EDD की गणना हेतु विकास रूल का यूज किया जाता है। EDD के बारे में बताएं हमको क्या होता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि जो डिलीवरी की संभावित तिथि होती है वही यहाँ पर कह रहा है कि जो डिलीवरी की संभावित तिथि EDD की गणना हेतु, उसको मतलब काउंट करने हेतु रूल का यूज किया जाता है। किस रूल के अनुसार उसको गणना किया जाता है? जैसे कि कोई थ्योरी दिया होगा ना कि इस तरीके से उसको काउंट करना है, तब जाके पता चलेगा कि इस महीने में इतने तारीख को क्या होगा कि डिलीवरी होगी। कैसे डॉक्टर एग्जैक्ट बता देते हैं? तो वो किसी न किसी वो थ्योरी दिए है जिसके आधार पर EDD का रूल काम करता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि ये थ्योरी कौन दिया था, और ये हम आपको चिन्ह लगा देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर EDD के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ये भी अब समझ लीजिएगा, अब ये भी ईजी हो जाएगा। EDD के बारे में समझ गए कि डिलीवरी की संभावित तिथि, उसकी गणना या उसका रूल का किस तरीके से यूज किया जाता है या किसके द्वारा दिया गया, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि EDD की गणना के लिए जो रूल दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है या किसके रूल को यूज किया जाता है। जैसे डॉन्स फार्मूला या MC डोनल्ड्स रूल या रूल्स ऑफ नेन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूल पे प्रतिपादन किया जाता है या किसको रूल को फॉलो किया जाता है? तो न्यूगेल्स रूल को फॉलो किया जाता है। किसको? तो न्यूगेल्स रूल को फॉलो किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, EDD को लेकर अब कोई आपको दिक्कत नहीं आएंगे। साथ ही FHS के बारे में भी पूरी डिटेल्स में बता दिए। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, EDD का भी पूरा नोट्स मिल जाएगा, क्या होता है उसका अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसेंटा के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में बताए हुए हैं थ्योरी क्लास में कि प्लेसेंटा का बहुत सारा कार्य होता है। जैसे क्या करता है कि मतलब कि योनि के जांच प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय में क्या करता है? तो ऑक्सीजन पहुंचाने का भी कार्य करते हैं, पोषण तत्व भी पहुंचाने के कार्य करते हैं, नाभिक नाल से भी जोड़ने का कार्य करता है। उसका प्लेसेंटा का बहुत सारा फंक्शन है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको सारे पता चलते जाएगा। वैसे हम आपको एक क्लास में पूरी 20 मिनट प्लेसेंटा के बारे में ही समझाए हैं। एक जो थ्योरी का प्लेसेंटा का क्लास लिए थे वहाँ पर। कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं करने का कारण क्या होता है? जब प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं किया जाता है वो उसका क्या रीज़न है? इन्फेक्शन के चलते या रक्त स्त्राव या थकावट के चलते या प्रीसिटेट लेबर के कारण। तो किस कारण से प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं की जाती है? तो ये
मुख्य इसका रीज़न है रक्त स्त्राव के कारण ही प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं किया जाता है। उस समय अगर रक्त का ज़्यादा स्त्राव होता है, इस कारण से उसका जांच नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रमुख कारण उसका यही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे माँ का दूध बढ़ाने के लिए जैसे क्या कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बच्चों को स्तनपान कराती है। स्तनपान को लेकर हमने बहुत डिटेल्स में चर्चा किए हैं। तो वही कह रहा है कि माँ का जो दूध बढ़ाने के लिए, अब कभी कभी सुनते होंगे कि किसी माँ को दूध थोड़ा कम आता है और बच्चे को तो उतना दूध चाहिए, मतलब कि उसको पोषण तत्व के लिए, और सबसे ज़्यादा मतलब कि जो बॉडी के जितने भी प्रोटीन कह लीजिए या जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो माँ के दूध से ही, जितना कैलोरी मिलता है वो माँ के दूध से ही मिलते हैं जब बच्चा आता है। तो इसलिए माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि कम दूध आता है माँ को तो उस समय आप लोग जब जॉब पे जाइएगा तो कौन सा मेडिसिन सजेस्ट करिएगा, डॉक्टर लिखेंगे या कुछ दिन आपका एक्सपीरियंस जब आपका हो जाएगा तो आप ही को वो सब बताना होगा। तो इसमें जैसे क्या दिया गया है, प्रोमोक्रिप्टाइन या मेटोक्लोप्राइड्स या ऑक्सीटोसिन या मेथर्जीन, तो कौन सा दिया जाता है? तो क्या होगा कि माँ के जो दूध को बढ़ाने के लिए जो दवा दिया जाता है वो कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं? तो उसमें क्या दिया जाता है? यार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मेटोक्लोपैरामाइड्स। तो इसका जो दूध बढ़ाने के लिए जो दवा दिया जाता है वो कौन सी दवा दिया जाता है? तो मेटोक्लोपैरामाइड दिया जाता है, जो कि ये दूध बढ़ाने का कार्य करता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप रखते हैं। कल से हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे और सारा आपका नोट्स सारा कुछ आपको मिल जाएगा।